नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं द राजन टीवी। आज की बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। So the Supreme Court has taken a tough stand on the State Bank's application for extension of time till 30th June to disclose details about the donors of electoral bonds as well as the parties which redeemed those electoral bonds. The court has dismissed the application of the State Bank, pointing out that the data that the court had asked them to give is already available with the State Bank. According to their own affidavit, they have to just submit the details of the donors on the one hand and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand. State Bank was saying we have to do the cross matching, etc. Court has said you don't need to do the cross matching, just give these details to the Election Commission and you have to give it by tomorrow. And thereafter they have said that the State Bank chairman should file an affidavit to this effect. They are not yet taking any contempt action, but they may have to if the State Bank doesn't comply. They have also said that the Election Commission should publish all these details which have been given by the State Bank about the donors and the parties which have received the bonds by 15th of this month. And also the earlier details which were supposed to be given by political parties to the Election Commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को झटका, कल तक देनी होगी जानकारी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समय मांगा था। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अधिकृत बैंक है उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी। साथ ही चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण एडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे। एडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग करने वाली याचिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस जबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की थी। कोर्ट में हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखते हुए कहा, हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि डोनर्स की जानकारी और पार्टियों ने जो चंदा बनाया उसकी जानकारी देनी है। एसबीआई कह रहा था कि उसे क्रॉस मैचिंग करनी है। कोर्ट ने कहा कि जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसे जारी कर दीजिए, इसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता और इलेक्टोरल बॉन्ड पर काम करने वाली अंजलि भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अपने मूल फैसले पर कायम है जिसमें खरीदे गए और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, नाम, धनराशि और तारीखों को जारी करने का आदेश दिया था। एसबीआई 2024 के चुनाव से पहले डोनर्स के नामों को सार्वजनिक करने से बच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं बदलेगा फैसला। सीजेआई ने एसबीआई से कहा कि आपको कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया।
आपके हलफनामे में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी, तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी तो है ही। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जानकारी है, डोनर से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जानकारी अगर सील कवर में है तो उस सील कवर को खोलिए और जानकारी दीजिए। वहीं हरीश साल्वे ने कहा कि आदेश में 2 पार्ट हैं, बी और सी। अगर आप बी और सी के बीच किसी तरह का ब्रिज नहीं चाहते, अगर खरीदार की जानकारी को पार्टी से मिलाना नहीं है, तो हम जानकारी 3 हफ्ते में दे देंगे। हमें लगा कि आप एक को रिलेशन में भी दिखाने की बात कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि बैंक को कोर्ट का पहले दिया हुआ आदेश मानना होगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अवमानना के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। वहीं SBI इस आधार पर समय मांग रहा था कि चुनावी बॉन्ड को डिकोड करने और डोनर्स के चंदे से मिलाने में वक्त लगेगा। यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। SBI के अपने नियम है, उसके तहत उन्हें कोर्ट की मांग पर जानकारी देनी होगी। SBI की याचिका के अनुसार जिसने बॉन्ड दिया और जिसने चंदा लिया उसकी जानकारी अलग अलग है, एक जगह नहीं है, लेकिन दोनों को मुंबई शाखा में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका में SBI ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 2 जगह है और इसका मिलान करके जानकारी जारी करना एक लंबी प्रक्रिया, इसलिए कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए 30 जून तक का वक्त दे। क्या थी SBI की याचिका? बीते सप्ताह SBI ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली थी। SBI ने कहा था कि वह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है, हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। बैंक ने कहा था कि 2 जनवरी 2018 को लेकर इसे अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी। इसके क्लास 7(4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखे। SBI ने याचिका में कहा था कि हमारी SOP के सेक्शन में 7.1.2 में साफ कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की KYC जानकारी को CBS कोर बैंकिंग सिस्टम में ना डाला जाए। ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डाटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गोपनीय ही रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भुनाने से संबंधित डेटा दोनों को 2 अलग अलग जगहों में रखा गया है और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया है। सभी खरीदारों की जानकारी को जिन ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं वहां एक सील बंद कवर में रखा गया है। फिर इस सील बंद कवर को SBI की मुख्य शाखा जो कि मुंबई में है वहां दिया गया। अगर कोई अदालत इसकी जानकारी को मांगती है या जाँच करती है, आपराधिक या जांच एजेंसियां किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती हैं, तभी खरीदार की पहचान की साझा की जा सकती है। बैंक ने अपनी याचिका में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए बैंक ने बॉन्ड की बिक्री और इसे भुनाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है, जो बैंक की देश भर में फैली 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द राजदंड TV, लखनऊ। नमस्कार। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।